हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। पटवारी 2025 के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 100% सिलेक्शन वाला मास्टर पेपर तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही कठिन मेहनत के साथ एक एक सवाल को छांट छांट कर बनाया गया है, जिसमें से 100% सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे इस पेपर को देखिए और अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपने कितने सवाल सही किए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारी पटवारी से संबंधित सभी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से पटवारी से संबंधित सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य भर्तियों से संबंधित सभी जो वीडियो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अलग से अपनी पेपर के अनुसार एक एक परीक्षा के अनुसार अलग अलग वीडियोस को देखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं आज का अपना मास्टर मॉडल पेपर। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो कौन सा ऐसा रक्त समूह है आपका जिसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? ओ, ए, बी या फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए बी समूह हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ओ नेगेटिव जो होता है दोस्तों ये तो सर्वदाता होता है, यानी कि ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन आपका जो ए बी पॉजिटिव होता है ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो कौन से विटामिन आपके ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील नहीं है? बी और सी, ए और डी, डी और के और आपके ई और के। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आप सब लोगों को पता होगा विटामिन जो कि आपके वसा में घुलनशील है वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए, बी और सी जो है ये आपके जल में घुलनशील है, और बाकी जो बचे आपके जैसे कि ए बच गया, बी सी यहाँ पर हो गया, डी बच गया आपका, ई बच गया और के बच गया। तो ए डी ई के जो होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील कौन से हैं तो आपके बी और सी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा, जबकि बाकी जो बचे यानी कि आपका ए डी ई के ये किसमें घुलनशील है? ये आपके वसा में घुलनशील है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल डिस्कस करेंगे दोस्तों, और एकदम शानदार एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। राजस्थान जीके के भी एकदम शानदार सवाल मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो एकदम शानदार आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ये आपका इंपोर्टेंट सवाल है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। थोड़ा सा सोचने के लिए भी टाइम आपको दूंगा ताकि आप एक बार सोच पाओ इसका क्या आंसर होगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी दोस्तों, जो जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग है ये कैसा रोग है आपका? तो ये दोस्तों आपका वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किसको प्रभावित करता है तो ये मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? मानव मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, ठीक है? और ये किसकी वजह से होता है? तो ये आपके क्यूलेक्स मच्छर के काटने की वजह से होता है। ऑप्शन पर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असंगत युग्म का चयन करना है, यौगिक दिए गए हैं और उनका रासायनिक नाम दिया गया है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिप्सम सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो बताइए यहाँ पर असंगत कौन सा है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2 होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बिल्कुल सही दिया गया है। जिप्सम का सोडियम कार्बोनेट ये गलत हो जाएगा भैया। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर जिप्सम नहीं होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो जाएगा CaSO4.2H2O। यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और जिप्सम से ही फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका सही दिया गया है। और बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? NaCO3 हो जाएगा। NaCO3 जो है यहाँ पर बेकिंग सोडा हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन को आपका गलत हो गया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? CaSO4.2H2O होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है? Na2CO3.10H2O दिया गया है, जो कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, प्राकृतिक रबर घोलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका घोलक है? इथाइलिन का, विनाइल क्लोराइड का, स्टाइलिन का या आइसोप्रीन का? तो बताइए दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है ये आपका किसका घोलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का घोलक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी सा सवाल है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप ये मान के चलिए ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जो सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। ये लेवल आपका रहने वाला है। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यही इजी सवाल आपके एग्जाम में टफ हो जाते हैं दोस्तों। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा और आभासी एवं उल्टा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो ये भैया आपका वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होगा मानव नेत्र जो होता है दोस्तों इसमें आपका उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है यानी कि अवतल दर्पण होता है। अगर दर्पण के हिसाब से देखिए तो अवतल दर्पण हो गया। तो आपने दर्पण के हिसाब से याद कर रखा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका? वाव वाव वाला बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वाव वाला बनेगा। तो वहां से वास्तविक से उल्टा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइंस का अंतिम सवाल है। साइंस के आपसे 7 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 7वां सवाल है आपका साइंस का। पौधों में फ्लोएम का कार्य है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो एक तो आपका जाइलम होता है और एक आपका क्या होता है दोस्तों? फ्लोएम होता है। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जाइलम जो होता है दोस्तों ये तो जल को ले जाने का कार्य करता है, और फ्लोएम जो होता है ये भोजन का कार्य करता है। भोजन का कार्य करता है, यानी फ से फ्लोएम, फ से आपका फल हो जाएगा। फ से फ्लोएम, फ से आपका फल हो जाएगा। और जाइलम क्या करेगा? जल से जाइलम, जल से जल हो जाएगा। तो जाइलम जल को ले जाने का कार्य करेगा और फ्लोएम क्या करेगा? फल को ले जाने का कार्य करेगा, यानी फल को डेवलप करने का। फल मतलब भोजन हो गया, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आसानी से आपको पता लग गया भैया। फ्लोएम क्या करेगा? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करेगा। भोजन मतलब फल, एक तरीके से इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगर वो पूछेगा जल को ले जाने का कार्य कौन करेगा? जल का परिवहन कौन करेगा? भैया जाइलम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और फल का कौन करेगा? यानी भोजन का कौन करेगा? फ्लोएम करेगा, ठीक है? तो ये 7 सवाल आपके साइंस कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको जब ये पेपर में कंप्लीट करवा दूंगा अंतिम रूप से, तब आपको कमेंट करके बताना आपके कितने सही हुए, ठीक है? अब हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी सवाल। राजस्थान जीके के सवाल मैंने आपके थोड़े एंड में रखे हैं। मैंने एंड में इस वजह से रखे हैं क्योंकि राजस्थान जीके पढ़ना बच्चे पसंद करते हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ना बच्चे पसंद नहीं करते। जबकि सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि राजस्थान जीके पढ़ने से ही सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट जो है उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में नहीं है भैया? ये आपको बताना है। तो आपने सुना होगा देखो, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, आरती। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बताइए दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किस किस की? विचार, अभिव्यक्ति,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इसके अलावा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये यहाँ पर दी गई है। आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है। आर्थिक तो न्याय है दोस्तों, आर्थिक तो न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। न्याय आपका 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लेकिन आपका स्वतंत्रता कौन कौन सी हो जाएगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता के आचरण को निश्चित किया गया है? तो अस्पष्टता का जो आचरण है उसको किस अनुच्छेद में निश्चित किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में या फिर अनुच्छेद 21 में? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों, इसमें तो विधि के समक्ष समता दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 18 जो है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपके उपाधियों का अंत दिया गया है। क्या दिया गया है? उपाधि होती है उनका अंत दिया गया है, यानी कि कोई भी जो है बंदा वो उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? तो प्राण और दैहिक जीवन की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है अनुच्छेद 21 में। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा, इसमें अस्पष्टता के बारे में दिया गया है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में आपकी कौन सी विशेषता पाई जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विभाजन, नीतियों की निश्चितता, उपयुक्त सभी। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फटाफट उपयुक्त सभी आंसर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सामूहिक उत्तरदायित्व। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो विशेषता पाई जाती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगी। ठीक है, हालांकि आपको पता होगा दोस्तों, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल से कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके वास्तविक कार्यपालिका हो गई, सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया, राजनीतिक एकरूपता हो जाएगी, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, गोपनीयता, दोहरी सदस्यता, ये सब आपकी संसदीय शासन प्रणाली में आती है। ठीक है, लेकिन शक्तियों का विभाजन, नीतियों की निश्चितता ये नहीं आती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन बताना है आपको। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो भैया ये गलत हो गया। केवल लोकसभा में नहीं लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग का प्रस्ताव, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। तो भैया आपको पता होगा, राष्ट्रपति का एक तो क्या होता है? निर्वाचन होता है, और एक क्या होगा? महाभियोग होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक तो निर्वाचन होता है, और निर्वाचन जो होता है इसमें तो आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग जो होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। तो यहाँ पर मनोनीत सदस्य जो है वो भाग ले सकते हैं, यानी ये भी आपको गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है महाभियोग की जा रही है। राज्य विधानसभा के सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपके विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य जो है ये निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये बात आपको बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर अक्षमता के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, अब आगे देखिए, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की निरंतरता के मामलों का निपटारा कौन करता है? तो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की निरंतरता के मामलों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग या फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की निरंतरता। तो 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया? आपका दल बदल दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में दिया गया है, और दल बदल से संबंधित जितने भी मामले होते हैं दोस्तों उनका निपटारा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है उसमें कौन शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, टीटी कृष्णाचारी या फिर आपका जीवी मावलंकर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपको बताना है। ठीक है, के मुंशी यहाँ पर शामिल थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह शामिल थे, टीटी कृष्णाचारी थे, यहाँ पर जीवी मावलंकर नहीं थे। देखो, प्रारूप समिति आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, प्रारूप समिति का गठन जो है ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो यहाँ पर अध्यक्ष थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें टोटल सदस्य आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो टोटल सदस्य इसमें कितने हो जाएंगे? आपके 7 सदस्य हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन हो जाएंगे? के मुंशी हो जाएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह हो जाएंगे, टीटी कृष्णाचारी हो जाएंगे। और टीटी कृष्णाचारी जो थे दोस्तों ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर हो जाएंगे, अय्यर हो जाएंगे, के मुंशी हो गया, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह हो गया, एन माधव राव हो जाएंगे। आपके एन माधव राव हो जाएंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एन माधव राव जो थे ये बीएल मित्तल के स्थान पर आए थे, बीएल मित्तल के स्थान पर आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 7 सदस्य हो जाएंगे इसमें। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत की संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो भारत की संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? 11/9 या फिर 8/7? तो 11 सत्र आयोजित हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और संविधान सभा जो है दोस्तों, संविधान का निर्माण जो है उसमें कितना समय लगा था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी। जबकि संविधान सभा अस्तित्व में कितने वर्ष रही थी? तो वो दोस्तों आपके 3 वर्ष 1 माह ऐसे कुछ करके होता है, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन ऐसे कुछ करके था। तो उस वो आपकी अस्तित्व में रही थी संविधान सभा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा जो है यानी संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में अब यहाँ पर आपके 7 पॉलिटिकल सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल पैटर्न पर चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। अब यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं। अब पहला सवाल देखिए, इंडियन हिस्ट्री का यानी कि 15 नंबर का सवाल है, भारत में किस सैंधव स्थल से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी? तो भैया चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना है, एक तरफ आपके महाजनपद दिए गए हैं, एक तरफ राजधानी दी गई है। ये आरएसएम एसएसबी का फेवरेट सवाल है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, अस्मक महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी आपकी हाटक और जेदी महाजनपद की राजधानी सोतित्ती। तो बताइए यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? तो भैया आपका गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा अस्मक तक्षशिला वाला। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि तक्षशिला किसकी राजधानी थी? ये तो गांधार की राजधानी थी भैया। किसकी राजधानी थी? गांधार की राजधानी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अस्मक किसकी हो जाएगी? तो अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसकी राजधानी जो है वो कोतक या पाटन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोतक या पाटन से बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि गांधार जो है महाजनपद उसकी राजधानी आपकी तक्षशिला हो जाएगी। बाकी वत्स की कौशाम्बी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कंबोज की हाटक हो जाएगी और चेदी की आपकी सोतित्ती हो जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब आक्रांता कौन था? तो भारत पर जब पहला सफल आक्रमण हुआ था उस समय आपका अरब आक्रांता कौन था? सुबुक्तगीन, अल्बुतगीन, महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम? तो ये कौन हो जाएगा जिसने सफल आक्रमण किया था दोस्तों? तो भारत का जो पहला सफल आक्रमण हुआ था वो दोस्तों मोहम्मद बिन किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और ये बात है आपकी 712 ईस्वी की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 712 ईस्वी की बात है। और इस समय दोस्तों सिंध के राजा दाहिर को इसने हराया था। तो सिंध के राजा दाहिर को हराया था।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, दिल्ली ने कोई नाम से पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दीवान कोई नाम से पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, जिसने दीवान कोई नाम से पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, इंपोर्टेंट सवाल है, वर्ष 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों, उसके संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। पहला कथन देखिए, अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भारत के सभी डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति की मांग की गई। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपका नहीं होगा, यहाँ पर कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा दोस्तों आपके ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा क्या है, वहां जब हम एग्जाम देते हैं या सवाल को पढ़ते हैं तब हम थोड़ा सा हमारा ध्यान नहीं जाता है और उस वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, ये बात सही है। भाषा आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई थी, ये बात भी सही है। और पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति की मांग भी की गई थी, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल देखिए, पूना पैक्ट समझौता किन किन के बीच हुआ? तो पूना पैक्ट समझौता वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट समझौता जो है ये गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, रेंजर मैकडोनाल्ड, अंबेडकर एवं गांधी। तो पूना पैक्ट समझौता जो है दोस्तों ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 26 सितंबर 1932 हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 हुआ था। और ये आपके अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहां पर हुआ था दोस्तों? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में तो आपके कौन हो जाएंगे? गांधी जी हो जाएंगे। यरवदा जेल में गांधी जी थे और आपके भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके मध्य हुआ था। उस समय ये यरवदा जेल में थे गांधी जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूना की है ये जेल आपकी, पूना की जेल है आपकी यरवदा जेल। हो सकता है ये भी पूछ ली जाए। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में धर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई थी? तो धर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई थी। तो भैया एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आपके धर्मपंथी यानी कांग्रेस के दो गुट विभाजित हुए थे, कब विभाजित हुए थे? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। उसमें आपके कांग्रेस के दो जो आपके धर्मपंथी और नरमपंथी यानी दो गुट जो है वो विभाजित हुए थे सूरत अधिवेशन में। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस समय तो विभाजन हुआ था, धर्मपंथी और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन है। तो लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों वापस ये दोनों जो गुट थे आपके ये एक हो गए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1916 में आपका लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा दोस्तों? एक तो बाल गंगाधर तिलक और आपके एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से यानी इन्होंने यहाँ पर समझौता करवाया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से धर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है 1916 में लखनऊ समझौते में। और लखनऊ जो समझौता हुआ था यानी लखनऊ में जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? अगर अधिवेशन के बारे में पूछा जाए तो अंबिका चरण मजूमदार ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। किसने की थी? अंबिका मजूमदार के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो सिंपल सा सवाल है, भारत के जो पूर्वी घाट है, भारत के जो है आपके पूर्वी घाट और भारत के जो है आपके पश्चिमी घाट, इनका मिलन जहाँ पर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। ऑप्शन पर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा, कौन सी हो जाएगी? दोदा बेटा हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो दोदा बेटा आपको ध्यान रखनी है। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है सिंपल सी है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, पूछी जा सकती है। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना आपकी स्थित है? बघियार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना, उपयुक्त सभी। तो भैया चेनाब नदी जो है इस पर आपकी बघियार भी हो जाएगी, सलाल भी हो जाएगी और दुलस्ती भी हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए चेनाब नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी सिंधु रहेगी। और ये सवाल आपका अर्थ में द्वारा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना भैया। ठीक है, चेनाब नदी की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी सिंधु रहेगी। और हिमाचल में जो चेनाब नदी है इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है चेनाब को। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली वर्षा युक्त पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा युक्त पवनों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? फूलों की बौछार, काल वैशाखी, बोड़ा चिल्ला या आम्र वर्षा। तो इसे काल वैशाखी कहा जाता है। सिंपल सा सवाल है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों काल वैशाखी कहा जाता है। बोड़ा चिल्ला कहां पर कहा जाता है? ये दोस्तों आपके असम में कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां पर कहा जाएगा? बोड़ा चिल्ला कहां पर कहा जाएगा? तो ये असम में कहा जाएगा। हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए, बोड़ा चिल्ला दे दिया जाए, बोड़ा चिल्ला दे दिया जाए, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा असम में इसे बोड़ा चिल्ला कहा जाता है। ठीक है, और आम्र वर्षा वगैरह कहां पर होती है? तो ये आपकी दक्षिणी भारत में होती है, यानी कि तमिलनाडु कर्नाटक साइड में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपसे पूछा गया है, तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा? तो भैया सबसे ऊंचा दर्रा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों काराकोरम दर्रा हो जाएगा, जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। तो काराकोरम दर्रा जो ये सबसे ऊंचा दर्रा है। और अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो ऊंचाई बता देना दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 56-54 मीटर। कितनी हो जाएगी? 56-54 मीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सिकिला दर्रा जो है ये तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल में रोहित के पास 12 सीप है, तो रोहित के पास 12 सीप है। तो सिकिला और एक आपका होता है रोहतांग, सिकिला, रोहतांग और 12 सीप है, यानी बड़ा लाचाला, ये आपके हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको याद कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, भारत के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ के सहयोग से किसकी स्थापना की गई थी? राउरकेला की, दुर्गापुरा इस्पात की, बोकारो इस्पात संयंत्र की या उपयुक्त सभी। तो भैया सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1964 में ये स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में। ठीक है, दामोदर नदी के तट पर हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी जो थी उसके तट पर हुई थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सम्मेलन ओजोन संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो भैया ओजोन संरक्षण से कौन सा संबंधित है? तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये कब का हो जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कब से प्रभावी हुआ था? तो 1989 से प्रभावी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपको बताना है। इसको कैसे याद रखोगे आप? ओ मीना काजल लगाती है, ओ मीना काजल लगाती है, ओ मीना काजल लगाती है, इस तरीके से ध्यान रखना। एक मीना आपकी वो क्या करती है? काजल लगाती है। तो ओ से आपका क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। मीना से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मीना से आपका दोस्तों मीथेन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ना से आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और का से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जल से क्या हो जाएगा? आपका जलवाष्प हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन हो गया। ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंपोर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब यहाँ पर 10 सवाल आपके किसी दिए गए? करंट के दिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। 10 सवाल करंट के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 10 सवाल में आपके यहाँ पर लेके आया हूं। ठीक है, एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता किस देश ने लागू की है? मतलब पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है? तो भैया स्वतंत्रता से पहले की बात की जाए तो गोवा राज्य ऐसा है आपका जहां पर समान नागरिक संहिता लागू थी।
लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसने लागू किए? उत्तराखंड ने लागू किए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो कब लागू की गई? तो 27 जनवरी 2025 को लागू की गई। यानी जनवरी का सवाल है आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 27 जनवरी 2025। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस शहर ने रामसर कमीशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में जगह बनाई? तो रामसर कमीशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में जगह किसने बनाई है? जयपुर ने, अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में। तो भैया ये उदयपुर में बनाई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका उदयपुर हो जाएगा और एक आपका एमपी का इंदौर हो जाएगा। इन दोनों में जगह बनाई है वेटलैंड शहरों की सूची में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत के ये दो शहर है जो कि यहाँ पर शामिल है। अगला सवाल देखिए, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। तो ये स्वास्थ्य सूचकांक है दोस्तों आपको 2025, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये भी आपका करंट अफेयर का शानदार सवाल पूछा जा सकता है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, 16वां वित्त आयोग, नीति आयोग। तो भैया ये आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका एग्जाम में छप सकता है। आप यकीन मानिए ये सवाल आपका एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य सूचकांक जारी हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा आपका? तो इसमें उड़ीसा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, पहली रैंक उड़ीसा की हो जाएगी। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान 12वें नंबर पर स्वास्थ्य सूचकांक के मामले में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर की गई है? गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो ये कहां पर की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। ये जो पहले जो भी रहते हैं ना, पहला दूसरा, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायणन बने। ऑप्शन पर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको ये सवाल याद नहीं है तो आप बहुत पानी में हैं, फिर आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। वी नारायणन जो है ये इसरो के नए अध्यक्ष बने 14 जनवरी 2025 को ये अध्यक्ष बने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये करंट अफेयर मैंने आपको करवाया हुआ है। अगला सवाल देखिए, अलवर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अतुल्य अलवर अभियान का संबंध है। तो अलवर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया आपका अतुल्य अलवर अभियान, शिक्षा में नवाचार, स्वच्छता से में नवाचार, समाज कल्याण में नवाचार, उपयुक्त सभी। तो ये दोस्तों किससे संबंधित आपका? तो ये अभियान जो है स्वच्छता में नवाचार से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, किससे? स्वच्छता में नवाचार से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेरे को याद आई है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान कब शुरू किया गया आपका? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है ये आपका मोदी जी के बर्थडे से लेके गांधी जी के बर्थडे तक चला था। यानी 17 सितंबर से लेके आपका 2 अक्टूबर तक चला था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान का ड्यूरेशन आपसे पूछा जा सकता है ये बात। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। देखो स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल आपके क्लियर करेंगे। राजस्थान जीके भी आएगी, कंप्यूटर के सवाल भी आएंगे, इसके अलावा आपके हिंदी के सवाल भी हम डिस्कस करेंगे। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई? तो इंपोर्टेंट सवाल है, राज्य सरकार द्वारा जो पंजीकृत गौशालाएं हैं वहां पर संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? अभी सवाल को देखो मैं कैसे याद करवाता हूं आपको। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक होते हैं आपके बड़े पशु और एक होते हैं आपके छोटे पशु। तो छोटे पशुओं के लिए जो अनुदान राशि वो 20 रुपए पहले, और बड़े पशुओं के लिए कितनी थी? 40 थी। तो 40 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 44 कर दी। और 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 22 कर दी। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 20 से 22 हुई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 20 पर हुई। ठीक है, तो इसका 100% हम निकालेंगे तो कितना हो गया भैया? 1/10 हो गया। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो गया? 10% की वृद्धि हुई है भैया। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो छोटे पशुओं के लिए 20 से बढ़ाकर 22 कर दिए और बड़े पशुओं के लिए 40 से बढ़ाकर 44 कर दिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत हवाई स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2021 के आकलन की तुलना में कुल पर्यावरण 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो अगर बात की जाए पर्यावरण की तो 83.80 किलोमीटर की आपकी कमी हुई है। और भारत हवाई स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2021 के आकलन की तुलना में कुल वृक्ष आवरण में 778.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब वन वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, वन स्थिति रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। वो स्थिति रिपोर्ट आप एक बार देख लेना, उस वीडियो को बच्चों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और वहां से सवाल आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखो वर्षावरण की बात की जाए तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है आपकी? तो 778.26 की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। और वनावरण में कमी कितनी हुई है? 83 की कमी हुई है। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो 478 में से 83 आप घटा देना तो टोटल भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर दोनों आपके सही हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से आते हैं, मतलब शीर्ष जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? सीकर में हुई है। फिर उसके बाद बाड़मेर में हुई आपकी। तो सीकर बाड़मेर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई है? वन क्षेत्रफल में। तो 12 और प्रतापगढ़ में आपकी कमी देखी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बजट घोषणा के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के कौन से कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में अध्ययन की सुविधा प्रारंभ की गई? तो हिंदी माध्यम में अध्ययन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है दोस्तों मेडिकल कॉलेजों में। डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर और मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। तो यहाँ पर दोनों सही आपके दोस्तों, और यहाँ पर ध्यान रखना है। संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज कहाँ पर जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। और मेडिकल कॉलेज आपका बाड़मेर वाला, इन दोनों में दोस्तों हिंदी में आपको अध्ययन करवाया जाएगा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% का अनुदान दिया जाता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 50% अनुदान दिया जाता है। इसमें किसानों को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 5 वर्ष की समय अवधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाता है। तो ये 5 वर्ष में नहीं दिया जाता, 3 वर्ष में दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल आपका कट हो जाएगा, सत्य यहाँ पर पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ से आपके राजस्थान जीके के सवाल शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको मजा आने वाला है। ठीक है, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में टोकन साथ ले गया? तो आपने दोस्तों अभी एक मूवी आई थी छावा, छावा देखी आपने? तो छावा मूवी आई थी, छावा मूवी में दिखाया गया है शिवाजी, साहूजी, संभाजी या पेशवा बाजीराव। छावा से आपको पता लग गया होगा किसके पास ले गए थे? भैया संभाजी के पास ले गए थे। संभाजी महाराज के पास ले गए थे 11 जून 1681 को। औरंगजेब का बागी पुत्र था अकबर, तो अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध जो है दोस्तों विद्रोह कर दिया था। तो ये अकबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वो वाला अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का बागी पुत्र अकबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे दोस्तों जो आपके दुर्गादास राठौर थे वो किसके पास लेके गए थे? संभाजी के पास लेके गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला सवाल देखिए, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? तो औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जो थे इनके विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ हुआ? 1681, 1679, 1684, 1689। तो भैया राज सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल जो है 1652 से लेकर आपका 1680 तक रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1660 में इन्होंने दोस्तों चारुमती से विवाह कर लिया था। चारुमती से विवाह कर लिया था, औरंगजेब इससे नाराज हो गया था। इसके अलावा 1689 में दोस्तों इन्होंने जजिया कर का विरोध किया था। इसका विरोध किया था, जजिया कर का विरोध किया था। और इसी समय दोस्तों 1689 के समय ही दोस्तों औरंगजेब इनके विरुद्ध खड़ा हो गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1689 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ था आपका 7वीं शताब्दी में। इस समय आपका मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों आके महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, महाराणा राज सिंह फर्स्ट हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज सिंह जो है ये सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ था तो मेवाड़ के शासक थे। और राठौड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का पूछा जाए तो अजीत सिंह हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है।
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल 213 के तहत। अब यहाँ पर पूछा गया है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राज्यपाल को, वो उसका स्वविवेकी है, कार्यपालिकी अधिकार है, या यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या केंद्र सरकार के परामर्श से? तो भैया मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी दोस्तों जांच की जा सकती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन देखिए, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, टीकाराम पालीवाल जो है या तो मुख्यमंत्री रहे हैं और उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। हरिशंकर भाभरा राजस्थान के अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हरिशंकर भाभरा जो है ये भी आपके उप मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे लंबे समय तक भी रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सारे उप मुख्यमंत्री आपको याद रखने दोस्तों। पहले उप मुख्यमंत्री आपको बोलेंगे टीकाराम पालीवाल लेंगे। दूसरे उप मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जो दिए गए आपके हरिशंकर भाभरा हो जाएंगे। तीसरे उप मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो आपके बनवारी लाल बेरवा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल बेरवा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल बेरवा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे चौथे पूछे जाए तो चौथे आपकी कमला बेनीवाल हो जाएगी। कमला बेनीवाल जो है वो आपकी छोटी हो जाएगी। पांचवे आपके सचिन पायलट हो जाएंगे। और अभी दो आपके कौन है वो तो आपको ध्यान होंगे। एक तो आपकी दिया कुमारी हो जाएगी जो कि आपकी दोस्तों 15 दिसंबर 2023 में बनी थी। और आपके एक कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद बेरवा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद बेरवा हो जाएंगे। तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 7 नाम आपको ध्यान रखना है, ये उप मुख्यमंत्री है जिसमें सबसे लंबा कार्यकाल आपका हरिशंकर भाभरा का है। टीकाराम पालीवाल जो है ये पहले उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और कमला बेनीवाल जो है ये 2003 के। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं? तो ऐसे कौन है जो कि प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे हैं? तो पूनमचंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोद, परशुराम मदेना। तो ये कौन हो जाएगा? पूनमचंद बिश्नोई हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर न्यायमूर्ति किसको बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? तो कमल कांत वर्मा को बनाया गया था। कमल कांत वर्मा जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने थे और इनके साथ साथ 11 न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। और उन 11 न्यायाधीश के नाम जो है वो आरबीसी के द्वारा एक बार पूछ लिए गए हैं। तो नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही है? तो दोस्तों कौन से कथन यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही है ये आपको बताना है। पहला कथन देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के दिन अप्रैल 1994 में हुआ। पहला कथन ही गलत हो गया। पहला कथन ही गलत हो गया। 243 के दिन जुलाई 1994 में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। पहला कथन गलत हो गया, ये गया, ये गया, ये गया। एक ऑप्शन बचा बी और सी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है एकल सदस्यीय आयोग है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक सचिव होता है वही राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो यहाँ पर आपका बी और सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2009, 2013, 2021, 2018। तो दोस्तों कब की गई थी? 2009 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2009। अब अगला सवाल देखिए, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित वो पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो जिला आयोजन समिति जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 और 5, 20 और 3, 20 और 2, 20 और 10। तो जिला आयोजन समिति जो है दोस्तों इसका उल्लेख किसमें हो जाएगा? आपका 243 जेड डी में हो जाएगा। 243 जेड डी में आपकी जिला आयोजन समिति है और 243 जेड ई जो है दोस्तों इसमें आपकी महानगर योजना समिति है। तो जेडी जो है दोस्तों आपकी जिला योजना समिति, इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 25 होते हैं। टोटल सदस्य 25 होते हैं जिसमें से आपके दोस्तों 20 निर्वाचित होते हैं, 3 आपके पदेन होते हैं, 2 आपके मनोनीत होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? निर्वाचित तो कितने हो जाएंगे? 20 और पदेन कितने हो जाएंगे? 3। तो 20 और 3 किसमें दिया गया है? ऑप्शन 2 में दिया गया है। क्या आपको ध्यान रखना है? और मनोनीत कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए निर्वाचित सदस्य भैया तो फैक्टर में बताइए, तो फैक्टर में 25 × 4/5 कर देना। तो 4/5 जो है आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी कि 20। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार एग्जाम में 4/5 पूछा गया था, इसी वजह से मैंने आपको बताया। अगला सवाल देखिए, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जिला आयोजन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ये भी आरएस एग्जाम में पूछा गया था। जिला आयोजन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है दोस्तों? वो भी आपका भी आरएस एग्जाम में पूछा गया था। तो वो भी आपको ध्यान रखना है वो कौन हो जाएगा आपका दोस्तों? तो यहाँ पर वो आपका दोस्तों हो जाएगा जिला न्यायाधीश हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? या मुझे कमेंट करके बताना, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित पद सदस्य मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपका अध्यक्ष जो हो जाएगा ये भी आरएस एग्जाम में आया था, जिला कलेक्टर होगा शायद, एक बार इसको चेक करके बताना। सॉरी जिला प्रमुख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जिला प्रमुख हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जो है कौन हो जाएगा? जिला प्रमुख हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कभी कभी कोई चीज आपको याद नहीं आती है, ऑप्शन देखिए याद आती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है। मानवाधिकार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो मानवाधिकार में आपके 4 लोग होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं? 4 लोग होते हैं। कौन कौन होंगे? एक तो सीएम हो जाएगा, एक आपका कौन हो जाएगा? एक आपका गृह मंत्री हो जाएगा, एक आपका कौन हो जाएगा? विपक्ष का नेता हो जाएगा, और एक आपका विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस समिति में 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सीएम करता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन करेगा? सीएम करेगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मानवाधिकार आयोग जो दोस्तों इसमें पहला महिला अध्यक्ष कौन जाएगी? प्रतिभा पाटिल, शांता कुमारी, कमला बेनीवाल, कांता कुमारी भटनागर। तो कांता कुमारी भटनागर जो है ये पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है वो सबसे कम कार्यकाल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है तो वो आपके एनके सिंह का रहा है शायद, एनके जैन या एनके सिंह है, उसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों इसका उल्लेख इसमें किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 521 आपको ध्यान रखना है। 521 अध्याय 5 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 21 में इसके गठन का प्रावधान है, 22 में नियुक्ति का प्रावधान है और 23 में हटाने का प्रावधान है और आपकी 28 में रिपोर्ट का प्रावधान है। यानी मानवाधिकार अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है, इसका प्रावधान धारा 28 में। और धारा 33 जो है उसमें वित्तीय स्वायत्तता के बारे में दिया गया है। ये सभी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए हैं दोस्तों, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए और उसको देखिए एक बार, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो राजस्थान पहला राज्य है किस नियम को लागू करने में? लोक प्रापणी में पारदर्शिता अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सुशासन अधिनियम, सुनवाई का अधिकार अधिनियम। ये सुनवाई का अधिकार अधिनियम हो जाएगा आपका 2012 वाला। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राजस्थान जो है पहला राज्य था इसको लागू करने के मामले में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? तो किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाएगा? भवन को, जागीर को, खालसा को या हवाला को? तो खालसा जो है दोस्तों इसको दोस्तों निजी भूमि माना जाता है आपके राजा की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का सवाल देखिए दोस्तों। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौड़ीकरण लगाया। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1903 में दोस्तों चौड़ीकरण कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था, जबकि 1906 में आपका तलवार बनाई किसके द्वारा लगाया गया था? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बनाई के रूप में रकम का भार जनता पर डाल दिया। तो तलवार बनाई पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। तो ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने हल चलाना बंद कर दिया था। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायत देने की घोषणा की। तो ये बात गलत है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? तो आजाद मोर्चा का नेता यहाँ पर कौन नहीं था? इंपॉर्टेंट सवाल है। आजाद मोर्चा का गठन आपका कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? तो बाबा हरिश्चंद्र रहेंगे। तो बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन किया था। रामकरण जोशी, दाऊदयाल आचार्य, गुलाब चंद काशीवाल। तो बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाब काशीवाल इसमें शामिल थे। दाऊदयाल आचार्य यहाँ पर शामिल नहीं थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए और कौन कौन यहाँ पर थे, तो आपको मैं बता देता हूँ। बाबा हरिश्चंद्र ध्यान रखना है, रामकरण जोशी ध्यान रखना है, गुलाब चंद काशीवाल ध्यान रखना है, और एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी जो थे वो भी यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा हंसडी राय भी यहाँ पर शामिल थे। हंसडी रोय जो थे वो भी यहाँ पर शामिल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 5 नाम ध्यान रखना है, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाब चंद काशीवाल, दौलतमल भंडारी, हंसडी राय। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था ये किसके मध्य हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था ये आपका दोस्तों 1942 में हुआ था। वो आपका हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी से नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र ने अपना अलग से मोर्चा खोल लिया था, आजाद मोर्चा, ठीक है। और इसे जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1945 में दोस्तों जयपुर प्रधानमंडल में मिला दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए, हस्तशिल्प और स्थान दिया गया है। अजरक प्रिंट आपका कहां का हो जाएगा? या बाड़मेर का हो जाएगा, नो डाउट। जाजम प्रिंट कहां का हो जाएगा? तो ये आकोला चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा, ठीक है। पिछवाई, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, जाजम प्रिंट आपका चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा, दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा, पिछवाई आपका नाथद्वारा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जाजम और आजम चित्तौड़गढ़ का है, दाबू प्रिंट आपका आकोला चित्तौड़गढ़ का है, और अजरक में एक मलिर आता है, मलिर प्रिंट जो है वो भी आपको बाड़मेर का है। पिछवाई तो आपको बताइए नाथद्वारा हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवान है। तो बेवान क्या है दोस्तों? बेवान के बारे में पूछा गया। तो बेवान आपको पता है भैया, मैं आपको बताता हूँ बेवान क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके एक सिंहासन बनाया जाता है, उसमें बिठाया जाता है। तो लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक आता है दोस्तों कावड़। कावड़ क्या होती है आपकी? तो कावड़ होती है कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा जो आकृति होती है, ये आपकी कावड़ कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाइए। गणेश चतुर्थी, दीपावली, गणगौर, कृष्ण जन्माष्टमी। तो इनको क्रम से जमाना है विक्रम संवत के अनुसार। देखो ध्यान से पढ़ना सवाल, विक्रम संवत के अनुसार। तो सबसे पहले आपकी गणगौर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक गड़बड़ मत कर देना दोस्तों, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर मत कर देना। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर का मतलब तो ये होता है त्योहारों का आगमन जो है वो 30 से होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया विक्रम संवत के अनुसार क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले आपका गणगौर आएगा, फिर आपकी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और गणेश चतुर्थी आपकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। और ये आपका दीपावली जो है ये आपकी कार्तिक अमावस्या को आ जाएगी, दीपावली कार्तिक अमावस्या को। तो यहाँ पर राइट आंसर 4, 3, फर्स्ट और सेकंड, 4, 3, फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तो भैया गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? सिंपल सा सवाल है। गौरी नृत्य का संबंध जो है यहाँ पर भील जनजाति से हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों शिव जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? गौरी। तो गौरी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? गौरी पड़ा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको पूछा जाए गौरी नृत्य जो है दोस्तों ये कब किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। गौरी नृत्य जो है ये आपका दोस्तों श्रावण और भाद्रपद मास में 40 दिन तक किया जाता है। कितने दिन तक किया जाएगा? श्रावण और भाद्रपद मास में 40 दिन तक किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गौरी नृत्य जो होता है दोस्तों इसमें आपके गौरी जो है यानी गौरी, तो इसको क्या कहा जाता है? इनको दोस्तों राई नृत्य भी कहा जाता है, यानी इस नृत्य को राई नृत्य भी बोला जाता है। और पुरिया किसको कहा जाता है? यहाँ पर तो भगवान शिव को यहाँ पर पुरिया कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैना देवी थी? तो मैना देवी किनकी माता थी भैया? मल्लिनाथ जी की, बाबू जी की, गोगा जी की, रामदेव जी की। मैना देवी जो है रामदेव जी की माता थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामदेव जी के भक्त जो होते हैं दोस्तों उनको ऋषा कहा जाता है, मेघवाल भक्त जो होते हैं उनको ऋषा कहा जाता है। इनका झंडा जो है उसे नेजा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? दशहरा चुरू में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाबू जी का कहाँ हुआ था? कोलमंडल जोधपुर में हुआ था। रामदेव जी का उड़ू काश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को फलोदी में कोलू और कोलमंडल ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो कोलू और कोलमंडल मैंने अभी आपको बता दिया। कोलमंडल जोधपुर जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर फाबू जी से संबंधित हो जाएगा। फाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। अब यहाँ पर एक कोट दिया गया है, इसको सम्मिलित करना है। सिंपल सा सवाल है, कान्हा व्यास का संबंध किससे हो जाएगा? एकलिंग महात्म्य से हो जाएगा। नाथा का संबंध किससे हो जाएगा? वास्तु मंजरी से हो जाएगा। गोविंद का संबंध जो है वो द्वार दीपिका से हो जाएगा। अत्रि और महेश का संबंध कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अत्रि और महेश का संबंध कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हो जाएगा, नाथा का वास्तु मंजरी से, ठीक है। गोविंद का द्वार दीपिका से और कान्हा व्यास का संबंध एकलिंग महात्म्य से हो जाएगा। ये लेखक हो जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका दोस्तों सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, बिल्कुल सही बात है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है। राजवल्लभ मंडन के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है। पार्श्वनाथ चरित्र जो है श्रीधर के द्वारा लिखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सही है। प्रबंध कोश जो है चंद्रशेखर के द्वारा नहीं लिखा गया है। प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। चंद्रशेखर के द्वारा तो दोस्तों हमीर हट लिखी गई है, हमीर हट। और दोस्तों सुरजन चरित्र भी लिखी गई है, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र और हमीर हट जो है ये आपकी चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। चंद्रशेखर जो थे बूंदी महाराजा सुरजन के दरबार में था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर बिल्कुल सही है, राजवल्लभ मंडन बिल्कुल सही है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? रत्ना शास्त्री ने, नारायणी देवी ने, विजय देवी ने, रमाबाई ने। तो रतन शास्त्री जो दोस्तों इनके द्वारा शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव डाली गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रतन शास्त्री जो ये किसकी पत्नी हो जाएगी? तो ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी हो जाएगी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी हो जाएगी। और दोस्तों जो रतन शास्त्री वो आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने दोस्तों शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना जो है ये कब की थी? तो ये इन्होंने 1935 में की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसे वनस्पति विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ जो है आपका निवाई टॉप में हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए रत्ना शास्त्री जो है दोस्तों इनको दोस्तों पद्म श्री और पद्म भूषण कब दिया गया? तो 1955 में इनको पद्म श्री दिया गया और 1975 में इनको पद्म भूषण दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पद्म श्री 1955 में, 1975 में पद्म भूषण दिया गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से आपके जनरल व्यास को जाना जाता है। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम है अखंड भारत। अखंड भारत निकाला गया था और कहां से निकाला गया था? तो बंबई से निकाला गया था, मुंबई से निकाला गया था 1936 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भी समाचार पत्र इनके द्वारा निकाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खुलवाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 1944 से लेकर 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में किसने 300 स्कूल खुलवाए थे? आचार्य तुलसी ने, कृपाल सिंह ने, कोमल कोठारी ने, स्वामी केशवानंद ने। स्वामी केशवानंद ने 300 स्कूल खुलवाए थे। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो मंगलूना शिखर में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्वामी केशवानंद वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इनका जन्म जो है मंगलूना शिखर में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बिरमा हो जाएगा। बचपन का नाम इनका क्या हो जाएगा? बिरमा हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके द्वारा ये मासिक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम हो जाएगा दीपक। दीपक मासिक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी, ठीक है। इन्होंने 1825 ईस्वी में अबोहर में साहित्य सदन प्रकाशित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, साहित्य सदन की इन्होंने स्थापना की थी 1825 में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है? तो बाड़मेर के पास तो आपको किराड़ू का मंदिर हो जाएगा भैया। नटाने के भैया कहां हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। कहां हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। शेरगढ़ जिला तो बारह में हो जाएगा। और सम के रेते के टीले कहां हो जाएंगे? जैसलमेर में हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे? यहाँ पे जैसलमेर में हो जाएंगे भैया, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देनी। तो अवरोही क्रम में जमाना है। अब आपको ट्रिक याद करनी जो मैंने आपको बताई थी, गुरु से दिल से जरास, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 गोली रोज बोलता है। तो सबसे पहले आपकी जगह आ जाएगी, ठीक है, सबसे पहले जगह आ जाएगी। तो कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 गोली रोज बोलता है। तो वो ट्रिक आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले जगह, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़। जगह की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी 1431 हो जाएगी। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 1055 मीटर हो जाएगी। सज्जनगढ़ की ऊंचाई पूछी जाए तो 938 मीटर हो जाएगी। और लीलागढ़ आपकी उदयपुर में, इसकी ऊंचाई आपकी 74 हो जाएगी। सज्जनगढ़ आपकी उदयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में, जगह उदयपुर में, रघुनाथगढ़ आपकी शिखर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, भांगड़ सिलावास और बिलाली कहाँ स्थित है? तो भांगड़ सिलावास बिलाली कहाँ पर स्थित है? ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये आपकी उत्तरी अरावली में स्थित है। ओके, फिर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भांगड़ सिलावास बिलाली। और अगर इनकी ऊंचाई अगर आपको ध्यान रखनी है तो बता देता हूँ। भांगड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? तो भांगड़ की ऊंचाई जो है 649 मीटर हो जाएगी, ठीक है। सिलावास की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये 651 मीटर हो जाएगी। और बिलाली की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 775 मीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश का सवाल है। तो इंग्लिश के सवाल तो देखो मैं आपको नहीं करा सकता, ठीक है, लेकिन हिंदी के सवाल मैं आपको करवा सकता हूँ। तो हिंदी के सवाल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पढ़िए इसको आप एक बार। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो स्वर संधि से निर्मित शब्द यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? यहाँ से पूछा गया है अत्याचार, उत्थान, भानुदय या शंभु आराधना। तो भैया देखते पता लग रहा है अत्याचार जो है इसको तो हम लिखेंगे अति प्लस आचार। तो ये तो अत्याचार हो गया, ये तो यन संधि का उदाहरण है। तो ये तो स्वर संधि का उदाहरण है। भानु प्लस उदय ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। और संभावराधना जो है ये भी आपका स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन उत्थान जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उत्थान को आप कैसे लिखोगे? उत्थान को आप लिखोगे दोस्तों उत्त प्लस स्थान, उत्त प्लस स्थान लिखेंगे इसे, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पराउपसर्ग से नहीं बना है? तो पराउपसर्ग से कौन सा नहीं बना है? परामर्श, पराभव, पराजय या पराधीन। तो भैया पराधीन नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि पर प्लस अधीन, पराधीन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पर से बना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है? परमाणु, चतुरानंद, सदा से, भवसागर। तो चतुरानंद जो है दोस्तों ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। जबकि परमाणु, सदा से, भवसागर आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु को क्या कहेंगे हम? परम है जो अणु, परमाणु। और सदा से को क्या कहेंगे हम? अच्छे आशय वाला व्यक्ति जो होता है वो सदा से होता है। और बहुरूपी सागर यानी भवसागर। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस विकल्प में चप्पल और चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो चप्पल और चपला, चप्पल का मतलब होता है चंचल, चपला का मतलब होता है बिजली। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, भारती, पद्मा, वाणी। तो पद्मा जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पद्मा किसका पर्यायवाची है? भैया लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। जबकि शारदा, भारती, वाणी जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? तो सही विलोम शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? कदाचार, दुराचार, गौरव, लाघव, गरिमा, लघिमा, अभिज्ञा, अनभिज्ञ। तो भैया कदाचार का दुराचार कैसे हो सकता है? कदाचार का तो सदाचार होना चाहिए, यानी कदाचार दुराचार ये तो समानार्थी शब्द हो गए। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर विलोम पूछा है आपसे। गौरव, लाघव बिल्कुल सही है, गरिमा, लघिमा और अभिज्ञा का अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध किसमें हो जाएंगे? पशु, साधु, परीक्षा, बीमारी, शून्य, सूर्य, प्राप्ति, पुष्टि। तो भैया पशु को तो ऐसे लिखा जाता है पशु, साधु को भी कैसे लिखा जाता है? साधु। देखो पहला तो गलत हो गया। परीक्षा को कैसे लिखा जाता है? परीक्षा। इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। बीमारी को इस तरीके से लिखा जाता है, बीमारी। तो ये भी आपका गलत हो गया। शून्य को कैसे लिखा जाएगा? शून्य। और सूर्य को कैसे लिखा जाता है? सूर्य को इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक ऑप्शन आपको बचता है ऑप्शन 4, प्राप्ति और पुष्टि यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो भैया ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अन्वेषण जो है ये क्या होता है आपका? ये तो खोज होती है। तो अन्वेषण क्या होती है? खोज होती है। तो अधिकारियों ने कागजात की खोज की, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अधिकारियों ने कागजात की जांच की। क्योंकि परीक्षण और निरीक्षण जो है दोस्तों ये भी अलग-अलग वर्ड होते हैं। एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ, निरीक्षण क्या होता है? निरीक्षण होता है किसी व्यवस्था की देखरेख करना, जो है वो निरीक्षण कहलाता है। तो किसी व्यवस्था की देखरेख करना, तो ये तो नहीं होगा। और परीक्षण जो होता है वो क्या होता है? किसी की भी योग्यता की जांच करना जो होता है वो परीक्षण होता है, किसी की योग्यता की जांच करना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य बता दीजिए फटाफट से। मेरा भक्त कवि थी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। ये तो गलत हो गया, वैसे गलत हो गया। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। मेरा भक्त कवि थी, कवि नहीं होगा, यहाँ पे कवित्री होगा। कलम सीमा ने मोहन को दी, अरे सीमा ने मोहन को कलम दी, ऐसा होना चाहिए। ये भी गलत हो गया। मैं आजकल घूमने जाता हूँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सम्मिलित नहीं है? कौन सा हिंदी समानार्थक सम्मिलित नहीं है? एक्यूजेशन, अभियोग, एकेडमिक, शैक्षणिक, कंडमन, अनुपयोगी, प्रोविडेंट फंड, वेतन निधि। तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का मतलब जो होता है वो भविष्य निधि होता है। क्या होता है? भविष्य निधि। क्या होता है दोस्तों? भविष्य निधि होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक्यूजेशन जो है वो सही दिया गया है, अभियोग होता है। और यहाँ पर ये आपका डिक्रीज दिया गया है, का सही समानार्थी शब्द होगा डिक्री का आज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, अनुलेख या विधान। तो इसका आज्ञप्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका, काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का भावार्थ है। तो काट की हांडी जो है दोबारा नहीं चढ़ती। खाना बनाने में काट के बर्तन का काम में नहीं लेना चाहिए। खाना बनाने धातु निर्मित बर्तन काम में नहीं लेना चाहिए। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही आपकी। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। अब दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के सवाल है। अब रीजनिंग के सवाल की प्रैक्टिस आप खुद से कर लेना दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम दोस्तों कंप्यूटर सवाल देख लेते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स के सवाल भी आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस ऐसे मत करना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना। प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार। अगर आपका सवाल नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन के साथ में इसका जो है वो आंसर भी आपके साथ अपलोड कर दूंगा, यानी अटैच करके अपलोड कर दूंगा। तो उसका आंसर आप उसमें देख लेना और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर लेना। उसका सॉल्यूशन भी आपको उसमें मिल जाएगा। अब 136 देखिए, निम्न में से कौन सी मॉडिफाइड पूंजी नहीं है? तो कौन सी आपकी मॉडिफाइड पूंजी नहीं है? शिफ्ट, कंट्रोल, टैब, ऑल्ट। तो शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट जो है ये मॉडिफाइड पूंजी कहलाती है, आपकी टैब नहीं है यहाँ पर। राइट आंसर। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं जो होती है उनका आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाएगा देखने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर में अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। तो कंप्यूटर में अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कौन करता है? मेमोरी, सीयू, वीजीए, एएलयू। तो भैया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी गणितीय गणना करता है। पुराने दस्तावेजों को पढ़ने, वो कागजी रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किस इनपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता है? डिजिटाइजर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो बताइए दोस्तों, पुराने दस्तावेजों को पढ़ने, वो कागजी रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाएगा, उसी आता। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपका कौन सा होगा? अब आप लोगों से प्रिंटर तो सिलेबस में ही नहीं है भैया, बेसिक पढ़ने में क्या जाता है, हो सकता है सवाल पूछा जाए। डोर मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी प्रिंटर, ये तो आपके इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तीसरा देखिए आप इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर जो है दोस्तों ये आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इसके अलावा दो नाम और आपको मैं बता देता हूँ, वो नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो नाम आपसे पूछा जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बार इसके नाम बता देता हूँ, जैसे कि आपको दो नाम और ध्यान रखना है। एक तो आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर और एक हो जाएगा आपका थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल और लेजर प्रिंटर जो है ये आपके दोस्तों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है।
अगला सवाल देखिए, इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करने वाला डिवाइस है फ्लोटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, उपयुक्त सभी। तो भैया जो इनपुट के रूप में भी कार्य करे और आउटपुट के रूप में भी कार्य करे, स्कैनर जो है वो तो आपका इनपुट डिवाइस है, फ्लोटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो एक ऑप्शन बचता है आपका फैक्स मशीन। फैक्स मशीन जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है। तो प्रिंटर जो है आपका, इसकी गुणवत्ता को किससे मापा जाएगा दोस्तों? गुणवत्ता को किससे मापा जाएगा? डॉट प्रति पेज, डॉट प्रति लाइन, डॉट पेज प्रति मिनट या डॉट प्रति इंच? तो इसे डॉट प्रति इंच में मापा जाता है, डीपीआई में मापा जाएगा डॉट प्रति इंच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है, तो पेज पर मिनट में। पेज पर मिनट में आपकी प्रिंटर की गति मापी जाती है। गति पूछी जाए तो पेज पर मिनट में, लेकिन आपसे गुणवत्ता पूछी जाए तो डॉट प्रति इंच में। क्या आपको ध्यान रखना है? अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में किसी क्रम में चल रही प्रोसेस को क्रियान्वित करने हेतु किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा? अब देखो, कंप्यूटर सिस्टम में किसी क्रम में चल रही प्रोसेस को क्रियान्वित करने हेतु किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो FIFO का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए लोडर द्वारा मेमोरी में लाए जाने वाले बाइनरी कोड किस फाइल में संग्रहित होते हैं? तो एग्जीक्यूशन के लिए लोडर द्वारा मेमोरी में लाए जाने वाले बाइनरी कोड किस फाइल में संग्रहित होते हैं? तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल में संग्रहित होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। JFS फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है? तो JFS फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर लाइनक्स में प्रयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी? बाइट, बिट और निबल। तो ये बिट हो जाएगी आपकी। तो कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी? बिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर में मेमोरी की सूचना, कंप्यूटर में मेमोरी की सूचना और जो आपका डेटा होता है उसको संग्रहित करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तब आपका राइट आंसर बाइट होगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई बिट हो जाएगी, लेकिन सूचना का संग्रहण करना हो, डेटा का संग्रहण करना हो, तो उसकी सबसे छोटी इकाई बाइट हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, सीपीयू द्वारा बार-बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को किस मेमोरी में सेव किया जाता है? तो भैया जो बार-बार में उपयोग में लिए जा रहे हैं डेटा और निर्देश वो आपके रजिस्टर मेमोरी में सेव किए जाएंगे, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे छोटी भी होती है और सबसे तेज होती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये यूनिक्स हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, एमएस वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज होती है कितनी होती है? तो अधिकतम फॉन्ट साइज आपको पूछी गई है। तो अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है एमएस वर्ड के अंतर्गत? तो देखो एमएस वर्ड में कितनी होती है? तो ये आपकी 1638 होती है अधिकतम। और अगर आपसे उसकी पूछी जाए एमएस एक्सेल में कितनी होती है? 400 में होती है। और पावर पॉइंट में कितनी होती है? 4000 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1638 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एमएस एक्सेल में सेल की पहचान होती है। तो सेल की पहचान आप कैसे कर सकते हो? लेवल से, नंबर से, ग्रिड से या एड्रेस से? तो सेल के एड्रेस से हम कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है।